आर टॉपिक फॉर टुडे इज़ कॉन्करेंट फोर्सेस और ये चैप्टर नंबर 5 का कंटिन्यूशन पार्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या हैं? ये वो फोर्सेस हैं जो एक कॉमन पॉइंट पे एक्ट करती हैं फॉर अ बॉडी, यानी कि फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम तब होता है जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो सिस्टम पे। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि इफ़ वी टेक द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर समेशन सिंबल या क्या शो कर रहा है, सम अप। तो वेक्टर हम सम अप कर लें सारी फोर्सेस को जो एक कॉमन पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, और अगर वो वेक्टर सम जो है वो ज़ीरो आए तो फिर वो कंडीशन क्या हो गई, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। अगर वेक्टर सम जो है वो ज़ीरो आ रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन बॉडी के पास नहीं है, एक्सेलरेशन उस केस में ज़ीरो हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने देखो फिगर कंसीडर किया है, इस फिगर में तीन फोर्सेस थी इनिशियली, F1, F2 और F1 और F2 का ये तीनों फोर्सेस क्या कहलाती हैं, ये कॉन्करेंट हैं क्योंकि कॉमन पॉइंट O पे एक्ट कर रही है। तो कॉन्करेंट आपको समझ आया। अब हम इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम बनाएंगी तो कैसे बनाएंगी। तो सबसे पहले तो हम F1 और F2 जो है वो एक इस डायरेक्शन में एट सर्टेन एंगल वो एक्ट कर रही थी, तो हम पहले उसका निकालेंगे रिजल्टेंट। लेट अस से कि F डैश वो रिजल्टेंट था, लेकिन जो रिजल्टेंट निकला वो किस रूल से निकला है, पैरेललोग्राम रूल से निकाल सकते हैं हम। और अब ये रिजल्टेंट है वो पॉइंट कर रहा है अपोजिट टू द F। तो अब क्या हुआ, सम टोटल अगर आप F डैश का और F का लेंगे तो आपको फाइनली अगर ज़ीरो मिलता है तो देन वी विल से द सिस्टम यानी पॉइंट O जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यानी दोनों सिचुएशन में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ मैंने उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर दिया है कि सम टोटल, क्योंकि हमें F1, F2 और F गिवन था, तो सम टोटल ऑफ द फोर्स F1 and F2 and F with their vector sign, that means with their direction. If that is zero, that means you are having the equilibrium at the point O. नाउ बात करते हैं हम लैमीज थ्योरम की। तो लैमी थ्योरम बहुत ही कॉमन थ्योरम है, इसे साइन थ्योरम भी, साइन लॉ भी बोल देते हैं, और बड़ा हेल्पफुल हो जाती है अगर आपको एंगल्स पता हो तो इजीली कैलकुलेशन हो जाते हैं। रूल क्या है या थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको तीन फोर्सेस दी हुई हैं F3, F2, F1, तो अगर एक फोर्स है उससे अपोजिट जो दो फोर्स अपोजिट जो एंगल बना अल्फ़ा, वो एंगल होगा कि रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच में। तो यानी कि F1 हम निकाल रहे हैं, फोर्स ले रहे हैं, तो F1 के अपोजिट एंगल हुआ अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा इज़ अ एंगल बिटवीन द रिमेनिंग टू एंगल। सेम वे इफ़ वी आर कंसिडरिंग F3, तो F3 के अलावा जो दो फोर्सेस थी वो थी F2 एंड F1, उनके बीच में एंगल बना गामा, एंड इन दोनों के बीच में एंगल F3 एंड F1 के बीच में एंगल बना बीटा इफ़ यू आर कंसिडरिंग F2। सो ये सिर्फ एक डायरेक्शन समझाने का तरीका था, और अगर आप इस पर लॉ अप्लाई करते हैं तो लॉ का रूल कहता है कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग F ऑफ, मैं F1 ले लेती हूँ, F1 लेते हो तो अपोजिट एंगल्स क्या थे हमारे पास अल्फ़ा, तो साइन ऑफ अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू, अगर मैं F3 लेती हूँ तो F3 इसका अपोजिट एंगल यानी रिमेनिंग टू आर्म्स का बीच में एंगल कितना था, साइन ऑफ गामा, एंड अगर आप F2 लेते हैं तो F2 के लिए एंगल था बीटा, सो साइन ऑफ बीटा। यानी हमें जब भी साइन एंगल लगाना होता है तो यहाँ तो हमने एंगल्स बताए पहले कि अल्फ़ा बीटा गामा कौन से होते हैं, ज़रूर नहीं आपको यही नोटेशन देनी है, ये मैंने दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जब आपने एक फोर्स लेनी है तो रिमेनिंग टू के बीच में जो एंगल था वो एंगल आप नीचे साइन के फॉर्म साथ लेंगे। इसी वेक्टर फॉर्म को यानी इसी वेक्टर्स डायग्राम को मैं इसको रीअरेंज करती हूँ, और ये यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया, लेकिन किसी की भी डायरेक्शन नहीं चेंज करने की। जैसे F1 है तो F1 इस डायरेक्शन में, तो आई एम कंसीडरिंग A से B जो है वो आपका F1 था। सेम F2 है तो F2 के पैरेलल वेक्टर ये है, तो इसको हम F2 कह देते हैं, और ये वाला वेक्टर जो है ये आपका F(3) हो जाता है। अब यहाँ पर भी हम तीनों एंगल्स डिफाइन कर सकते हैं, तो निकालते हैं तीनों एंगल्स कहाँ कहाँ होंगे। अब देखिए F1 और F3 के बीच में, F1 ये है और F3 ये, इनके बीच में अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो जो एंगल बन रहा था वो था आपका बीटा। इस तरह से यहाँ जो एंगल बन रहा था वो था गामा, और यहाँ पर भी अगर आप एक्सटेंड करें तो ये एंगल था अल्फ़ा। तो अगर ये बीटा है तो रिमेनिंग कितना हो गया, पाई माइनस बीटा, यहाँ कितना हो गया, पाई माइनस गामा, और यहाँ कितना रह जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। अब हमारे पास एंगल्स आ गए और फिर से हम अप्लाई करते हैं साइन लॉ। तो साइन लॉ के मुताबिक अगर मैं F1 निकालना चाहती हूँ, यानी कि ट्राइंगल की वो एक साइड मैंने ले ली है, तो इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो मुझे लेना होगा, तो वो क्या है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो F1 बाय साइन ऑफ
pi minus alpha, but we also know that 180 minus alpha is sin of alpha only, so we can write simply sin alpha. सेम ऐसे ही f of 2 आपको निकालना है, तो यहाँ अपोजिट एंगल हो गया बीटा, तो ये आ गया साइन ऑफ बीटा. पाई माइनस बीटा था, बट वी कैन राइट साइन सिंपली साइन माइनस साइन बीटा. सेम वे अगर आपको F3 लेना है तो F3 के अपोजिंग एंगल कौन सा है, अपोजिट साइड पे जो एंगल है वो है पाई माइनस अल्फा, तो दैट इज साइन ऑफ गामा, सॉरी पाई माइनस गामा, दैट साइन ऑफ गामा. सो देखिए दोनों फॉर्म में ही एप्लीकेबल है. अगर आपको इस तरीके से कॉन्करेंट फोर्सेस दे रखी हों एक कॉमन पॉइंट पे तो भी आप निकाल सकते हैं, और अगर आपको ट्राइंगुलर फॉर्म में दे रखी हों तो भी आप निकाल सकते हैं. और दोनों में कैसे अप्लाई करना है वही लिखना है कि पहला अगर ले रहे हैं तो बाकी के रिमेनिंग एंगल जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल आपको इन डिवीजन लेना होगा. अगर आप यहाँ पे एक साइड कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल है वो आपको लेना होता है इन ऑर्डर टू अप्लाई द लेमीज थ्योरम. चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या गया है और क्या गिवन है. ये रिजिड सपोर्ट है जिसमें आपने एक रोप से एक मास बांधा हुआ था, तो वो है 4 kg मास. अब वो रोप के बीच में आपने एक और टाई अप कर दिया है, नॉट लगा दिया है, और नॉट से भी एक और स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया है और उसे आपने दूसरी रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया है. और फिगर इस फॉर्म में बना हुआ है. पहली रोप ने जो टेंशन क्रिएट किया वो था T1 और इस वाली रोप ने जो टेंशन क्रिएट किया वो था T2, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हम जो गिवन टेंशन है उसे रिजॉल्व कर लें. तो अगर ये 60 है तो इसको हमने 60 एंगल कह दिया, तो यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा आपके पास रेजोल्यूशन करके वेक्टर का, दैट इज़ T1 cos ऑफ 60 ऑन दिस साइड. जिस साइड एंगल होता है उस साइड वाले कंपोनेंट को cos कहते हैं. सेम ऐसे ही ऊपर की तरफ भी एक कंपोनेंट होगा और वो हो जाएगा T1 sin ऑफ 60. अब क्योंकि ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में, ये कोई किसी तरीके के मोशन में नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में है तो ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है. तो इसका मतलब ये पॉइंट जो था ये पॉइंट कैसा है, इक्विलिब्रियम पे. तो इक्विलिब्रियम में तो क्या होना चाहिए कि ये वाली फोर्स नीचे वाली को बैलेंस कर दे और इधर वाली फोर्स जो एक्ट कर रही थी कंपोनेंट जो था वो T2 को बैलेंस कर दे. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. एक आ गई T2 इज इक्वल टू T1 cos ऑफ 60 फ्रॉम हेयर. T1 cos 60 को हमने T2 के इक्वल पुट कर दिया क्योंकि इन दोनों का सम टोटल क्या होना चाहिए, 0. लेकिन क्योंकि अपोजिट पॉइंट करें तो सम टोटल मतलब एक है T1 T2 प्लस में है और माइनस में T1 cos 60 है, दैट इज इक्वल टू 0. बट हम माइनस वाले को उधर ले गए इक्वल टू के इधर, तो यू आर गेटिंग दिस. सेम वे आप इसको भी इक्वेट कर सकते हो. तो आपके पास बचा T1 sin ऑफ 60 इज इक्वल टू, अब ये क्या है, mg होना चाहिए. तो यहाँ सिर्फ मास गिवन था तो 4 इंटू जी हम ले लेते हैं. आप चाहो तो इसे 40 लिख सकते हो, मैं इसे यहाँ पे 4g लिख रही हूँ. हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं. अब आप इन दोनों को सॉल्व करें सो दैट यू कैन फाइंड आउट T1. तो सेकेंड इक्वेशन से T1 निकाल लेते हैं. 4g बाय साइन ऑफ 60 √3/2 की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन यू विल सॉल्व. आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 45.26. सेम वे T2 आप निकाल सकते हैं. मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके लिखिए. आंसर मैंने लिखा है. सेम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सो नाउ हेयर ऑल्सो यू आर गिवन विद रिजिड सपोर्ट. बीच में स्ट्रिंग बांधा था, स्ट्रिंग के बीच में आपने नॉट दे दिया, पॉइंट O कह देते हैं, और नॉट पे फोर्स जो लग रही है वो कितनी है, 200√3 लग रही है. तो यहाँ फिर से सेम इक्वेशंस बनाएंगे, लेकिन इस बार हमें थीटा नहीं पता और हमें थीटा ही निकालना है. तो यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट बना वो आपका बना, इसे T कह देते हैं. तो T cos ऑफ थीटा एंड दिस साइड इट विल बी T sin ऑफ थीटा. सो इक्वेट करते हैं. T sin थीटा किसके इक्वल आ गया, नीचे 20g, तो g को अगर आप 10 ले लें तो इट इज़ 200. आई एम जस्ट राइटिंग. एंड दूसरी तरफ आ गया T cos ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू योर 200√3. जब आप सॉल्व करेंगे साइन बाय कॉस यानी दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाता है विच इज़ 1/√3 एंड देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमें एंगल्स दे रखे हैं और कहा गया है कि इधर से एक स्ट्रिंग आ रहा था, इधर से स्ट्रिंग आ रहा था, और अब इक्विलिब्रियम यहाँ इस पॉइंट पे बन रहा है, O पॉइंट पे. हमारा O पॉइंट यहाँ है. तो हम अगेन वही करेंगे कि T2 को रिजॉल्व करते हैं. दो कंपोनेंट में, एक इधर बनेगा, एक कंपोनेंट आपका इस साइड बन जाएगा. इस तरह से T1 को रिजॉल्व करेंगे, एक इधर कंपोनेंट बन जाएगा और एक और ऊपर ही बन जाएगा. तो दो इस तरफ कंपोनेंट बने और दो इधर. जो ये 45 है तो दिस विल बी 45. अगर ये 30 है तो दिस विल बी 30. सो यहाँ कंपोनेंट लिख देते हैं T2 cos ऑफ 45 ऑन दिस साइड. यहाँ हो जाएगा T1 cos ऑफ 30 और ऊपर दो कंपोनेंट बन रहे थे. एक बना T1 sin ऑफ 30 और बना T2 sin ऑफ 45. दो कंपोनेंट्स ऊपर आ गए. तो चलिए इक्वेशन बना देते हैं इसकी हम. अब क्या है, दिस कंपोनेंट विल बी बैलेंसिंग दिस वन.
तो एक तो इक्वेशन बन गई T1 cos ऑफ 30 इज इक्वल टू T2 cos ऑफ 45। अगर यहाँ आप रेशो ले लें T2 और 30 की वैल्यू cos 30 cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो T2/T ऑफ 1 आ जाता है विच इज़ √3/2 अंडर द रूट ऑफ 3/2। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखते हैं आपके पास इसके लिए ऊपर और नीचे वाले बैलेंसिंग के लिए। तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था 200 न्यूटन और ऊपर इन दोनों का सम टोटल। तो आपके पास बना T1 sin 30 प्लस T2 sin ऑफ 45 जो कि ऊपर वाली दोनों फोर्सेस ही ऐड कर दी। अब इसको हम वेट से बैलेंस कर देते हैं नीचे की तरफ। अब की बार आपको 200 न्यूटन ही दिया है तो अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो जी जब था तो उसे mg में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं करना। नाउ व्हाट कैन वी डू, यहाँ से T2 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं सो दैट कि आपके पास एक कॉमन इक्वेशन आ जाए यानी T1 कॉमन बच जाए। तो मैं लिख देती हूँ T1 इंटू हाफ प्लस 3/2 T1 एंड 45 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√2 दैट इज इक्वल टू 200। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर T1 आपके पास आएगा 400/1 प्लस √3। मैं आंसर लिख रही हूँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम वे आप यहीं पर T2 भी सॉल्व कर सकते हो दैट इज़ 400√3/√2 1 प्लस √3। तो मैंने दोनों आंसर लिखे, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक कि वेदर यू आर ऑल्सो गेटिंग आफ्टर कैलकुलेशन दिस और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपको रिजिड सपोर्ट दिया है लेकिन अब की बार एंगल नीचे की तरफ दे दिए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो कॉन्करेंट फोर्सेस का बन तो रहा है लेकिन यहाँ पर हमारे लिए लैमिस थ्योरम लगाना भी आसान हो जाएगा। तो हम इसको कोशिश करते हैं, इसको रीफ्रेम करते हैं लैमिस की फॉर्म में और फिर लैमिस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 3 थी वेक्टर्स आपके पास, तो मैं T1 को इसी फॉर्म में रखती हूँ। ये मेरा T1 था। T1 इज़ लाइक आई एम कंसिडरिंग डाउनवर्ड, नीचे और ऊपर दोनों तरफ होती है टेंशन। तो राइट नाउ T1 इज़ हेयर, T1 जो है स्ट्रेट वर्टिकल में था तो T1 को यहाँ कंसिडर कर लिया। इसी तरीके से आप ट्राइंगल यहाँ लिख लीजिए एक और एक ले लीजिए यहाँ पर। तो जो ये वाला वेक्टर है ये इससे रिलेट कर रहा है तो ये T2 हो गया। ये वाला वेक्टर है ये इससे रिलेट कर रहा है, इसको कहते हैं T3। तो डायरेक्शन वही रखते हैं, इसकी टेंशन उधर है और इसकी टेंशन इधर है तो दैट इज़ योर डायरेक्शन T2 ऑन दिस साइड। नाउ लेट अस सी द एंगल। ये जो एक्सिस है ये T1 को रिप्रेजेंट कर रहा था तो T1 के बीच में और T2 के बीच में एंगल कितना था 30। दिस इज योर T1 एंड दिस इज योर T2, एंगल हो गया 30। यहाँ T3 और T1 के बीच में एंगल कितना, T3 ये है T1 ये है, इसके बीच में एंगल कितना था 60। तो ये ट्राइंगल पूरा हो गया। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। सो लेट अस नाउ अप्लाई साइन लॉ या फिर लैमिस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू, पहले लेते हैं T3। अगर मैं T3 लेते हैं तो अपोजिट एंगल कितना था sin 30। नाउ लेट अस टेक T2, तो T2 लेते हैं तो अपोजिट एंगल कितना है sin ऑफ 60। नाउ लेट अस टेक T1 लेते हैं तो अपोजिट एंगल कितना है 90, तो दैट इज sin ऑफ 90। सो अगर आपने जो भी निकालना है, सपोज मैंने T2 निकालना है तो T2 को sin 90 इज़ 1 एंड T1 हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। T1 इज़ वॉट, हाउ मच, 10 kg आपको दिया है और जब आप G से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं T1 आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू हाउ मच, 10 × 10 दैट इज़ 100 आ जाता है हमारे पास न्यूटन। सो ये तो हमें पता है। T2 निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 × sin ऑफ 60। sin 60 की वैल्यू √3/2 तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, योर आंसर विल कम आउट। ये तो हाँ इसको 50√3 लिख देती हूँ मैं। एंड T3 भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं। T3 इज़ हाउ मच, अब यहाँ पर आप sin 30 लेना है हमें तो यानी कि आपने 100 लेना है इंटू sin ऑफ 30। sin 30 इज़ हाफ, सो यू आर गेटिंग 50 न्यूटन। सो T1 T2 एंड T3 T3 एंड T1 तीनों हमें मिल गए, लेकिन बहुत ही क्विकली हमारी सॉल्यूशन हो गई लैमिस थ्योरम में। आप सोच रहे होंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लैमिस क्यों नहीं अप्लाई किया। इसलिए नहीं अप्लाई किया क्योंकि अगर मैं इसे ट्राइंगल फॉर्म में लाती भी तो 30 एंड 45 आपका 75 एंगल बनता है। तो जो थर्ड एंगल बनता है वो 105 का बनता है। तो रादर देन कैलकुलेशन ईजी होने के वो साइन ऑफ 105 निकालना हमारे लिए और मुश्किल होता है। तो इसलिए ऐसा भी देखना पड़ता है आपको कि कहाँ इजीली बन रहा है सम टोटल, कि 30 60 बन रहा था 90, तो हमारे लिए 30 60 कैलकुलेट करना आसान होता है। टेबल होती है इसकी, आपको याद होते हैं एंगल्स और आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट T4। सो क्वेश्चन में अगेन 2 रिजिड सपोर्ट दिए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 2 जगह स्ट्रिंग से बांधा है। T3 एंड T1 पॉइंट पे इन्होंने स्ट्रिंग से बांध दिया है और आपको T4 फाइंड करने के लिए बोला है। जो गिवन था वो 60 एंड 30 डिग्री एंगल हमें गिवन है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा वही काम है कि हम इसको रिजॉल्व कर दें। तो अगर ये 60 है तो इस बार यहाँ कॉस कॉम्पोनेंट बनेगा और इस तरफ आपका साइन कॉम्पोनेंट बनेगा। तो ये बनेगा साइन T4 साइन ऑफ 60
एक कंपोनेंट इधर आ गया और ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट बन गया विच इज़ T4 cos ऑफ 60। सो हमारे पास वैल्यू आ गई है। सेम ऐसे ही हम T30 को भी रिजॉल्व करते हैं, इसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट को, तो ये कंपोनेंट इधर हो गया विच इज़ T2 cos ऑफ 30, ये टेंशन T2 है। अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ था क्योंकि T4 cos 60 तो हमें पता चल जाता है, लेकिन T2 cos 30 हमें नहीं पता है। तो हम इनको इक्वेट करेंगे सो दैट कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मिले और फिर उसके बाद आपको वैल्यूज़ मिल पाएँ। नाउ जो अदर कंपोनेंट इसका बनना चाहिए था वो इधर होगा, दैट विल बी योर T2 sin ऑफ 30। जो आपके पास T3 होता है ये भी दोनों साइड बोथ साइड डायरेक्शन देते हैं, ये भी आपकी बोथ साइड T1 डायरेक्शन देते हैं। नाउ ये अगर 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। देखिए बहुत जगह हमने कंपोनेंट डिवाइड किए, हर स्टेज पर हमें कंपोनेंट्स डिवाइड करने पड़े क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ रही थी। जैसे मैं पहले वाले की बात करूँ तो आपके पास T4 cos 60 को आप T2 cos 30 तो कह देंगे, लेकिन ना तो हमें T2 पता है। तो जब हमें T2 नहीं पता तो पहले हमारी कोशिश होगी हम पहले T2 को फाइंड करें। तो अब जो T2 है पहले हमने रिजॉल्व किया ऊपर वाले पार्ट को, इसको मैं अलग कलर से दिखा दूँ, ठीक है। पहले हमने रिजॉल्व किया इसको रिजॉल्व किया था ऊपर की तरफ वाले टेंशन को, और अब हम रिजॉल्व कर देंगे सेकंड पार्ट में नीचे वाले ग्रीन वाले को हमने रिजॉल्व करना है अब की बार। अब इसे रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक आपका फिर ऊपर की तरफ ही। तो हमें ऊपर वाला कंपोनेंट चाहिए यहाँ पर, और वो कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पे T2 का T2 sin 30। अगेन यहाँ पर लेते हैं, इसको कहाँ दिखाया जाए, दिस इज़ T2, दिस इज़ T2 cos ऑफ 30। ये 30 है तो बेस साइड इधर है तो ये cos 30 होना चाहिए। तो T2 cos 30 हो गया। इधर जो कंपोनेंट बनना चाहिए था वो था T2 sin ऑफ 30। अब देखते हैं हमारा किससे सोल्यूशन निकलता है। पहली इक्वेशन तो यही थी कि T4 cos 60 जो था वो आपका ये ऊपर वाला जो हमने 60 को रिजॉल्व किया था, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो 60 वाला आपका T2 cos 30 के बराबर है। लेकिन हमारे पास T2 नॉन नहीं है, तो इक्वेशन अगर सॉल्व भी करते हैं तो cos 30 बाय cos 60 की फॉर्म में आकर रह जाएगी। अब हमें निकालना है T2, निकालने की कोशिश करनी है। तो T2 कंपोनेंट कहाँ था, ये वाला T2 कंपोनेंट था, और ये कंपोनेंट क्या बना था T2 cos 30, T2 cos ऑफ 30। बाकी लिखने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, T2 sin 30 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने इसको यूज़ ही नहीं किया कहीं। इस T4 sin 60 को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये भी हमने कहीं यूज़ नहीं किया क्योंकि हर एक से अननोन ही आ रहा है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो भी आपका फ्रैक्शन बनेगा जिसमें T2 अननोन रहेगा। तो यहाँ पर T2 को बैलेंस करते हैं, लेकिन नीचे आपको वेट दे रखा है, तो अब हमें मास दे रखा है, तो अब हम उसको वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, 10 × 10 × G को मैं 10 ही ले रही हूँ, सो दैट विल बी योर 100। यहाँ 100 हो गया, एंड आप नीचे ले जाएंगे cos ऑफ 30 जो कि आप वैल्यू T2 की निकाल सकते हैं। तो T2 कितना आ गया हमारे पास, T2 आ जाता है 200/√3। अब T2 की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए। तो T4 हमारा हो गया 200/√3, एंड अब हम cos 60 की √3/2 एंड हाफ वैल्यू पुट करते तो यू विल गेट 200 न्यूटन आंसर। सो हमें कहा गया था कि T4 कैलकुलेट करें एंड वी कैलकुलेटेड T4। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन से वाले से इक्वेट करें कि हमारा काम हो जाए। जैसे हमसे मांगा सबसे टॉप वाला T4 था, बैलेंस करने पर T2 तो आया लेकिन T2 अननोन था, तो T2 के लिए हमें नीचे वाले T2 को फिर से रिजॉल्व करना पड़ा सो दैट कि हमारे पास ये वाला T2 की वैल्यू आ जाए जो हम 10 से बैलेंस करके निकाल सकें। कॉन्सेप्ट वही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेनी है कि बॉडी क्या थी, ये सारे केसेस ही इक्विलिब्रियम कंडीशन के थे, कॉन्करेंट फोर्सेस के थे। सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पोर्शन लेंगे, कनेक्टेड मोशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।